हेलो गाइस, मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण से न बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से होता है, और डायग्राम भी दिखाऊंगी। देखो नीचे में डायग्राम है। तो देखो, जैसे कि ना अगर वस्तु कोई है ना, कोई वस्तु अगर अनंत पर है मतलब कि बहुत दूर है। और कोई भी चीज़, नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज़ अगर दूर रहता है तो हमको देखने में कैसा लगता है, हमको छोटा दिखता है। कोई भी वो चीज़ जो दूर रहता है वो छोटा दिखता है। तो उसी तरीके से अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो वो ना क्या दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा। और उसका जो इमेज है वो फोकस पर बनेगा। किस पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। और वो क्या दिखेगा, थोड़ा सा छोटा दिखेगा। और ना कभी भी याद रखिएगा कि अगर कभी भी कोई प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अगर वो वास्तविक बनता है तो वो उल्टा बनेगा। ठीक है। तो अनंत पर है मतलब कोई वस्तु बहुत दूर पर है, तो उसका जो प्रतिबिंब जो है ना वो फोकस पर बनेगा। और याद रखिए, जो फोकस जो है ना, और ये वक्रता केंद्र है, ये सी वक्रता केंद्र है और एफ फोकस है। इन दोनों के बीच की दूरी ना डबल है। मतलब कि पी मतलब ये पोल है, पोल मतलब कि बिंदु जहाँ पे मेन पॉइंट है दर्पण का, मतलब केंद्र। और पी से एफ की दूरी जितनी है एक्स, उतना ही एफ और सी की दूरी भी है, कितनी है? एक्स है। तो पी से सी की दूरी कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको टर्म्स याद रखेगा। उसके बाद में अगर अनंत पर है, दूर में है वस्तु, तो बहुत छोटा दिखेगा और वो हमको उल्टा दिखेगा और वास्तविक दिखेगा। जैसे इस चित्र में दिख रहे हैं कि वस्तु बहुत दूर है, तो हमको क्या हो रहा है, वो वस्तु बहुत छोटा है और उल्टा और वास्तविक दिखेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है, अनंत के बीच और वक्रता केंद्र के बीच में है। अनंत, मान लो कि ये यहाँ पे कोई अनंत है, ठीक है, यहाँ पे एक अनंत है और ये वक्रता केंद्र सी है। तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है, मतलब यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, वक्रता केंद्र तथा अनंत पे है ना, तो जो इमेज बनेगा ना वो फोकस तथा वक्रता केंद्र सी के बीच बनेगा। मतलब अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में है, तो जस्ट इसके इस तरफ आ जाएगा। मतलब कि फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। यहाँ पे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है। और ये बहुत छोटा नहीं बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। जैसे कोई चीज़ वस्तु पास आते जाती है तो उनको कैसा दिखता है? छोटा दिखते जाता है। मतलब थोड़ा बड़ा होते जाता है, बहुत दूर है तो छोटा, फिर थोड़ा और पास आया तो थोड़ा सा छोटा, फिर एकदम पास आया तो एवरेज जितना है उतना दिखेगा। तो इसी तरीके से। और यहाँ पे फिर से उल्टा और वास्तविक बनेगा। मतलब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में अगर है तो वो उल्टा और वास्तविक दिखेगा, जैसे कि ये इस इमेज में दिखाया गया है। ठीक है। इमेज बी में दिखाया गया है कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है ना, तो वो कहाँ पे बनेगा? फोकस तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा और छोटा रहेगा और उल्टा और वास्तविक रहेगा। ठीक है। उसके बाद में अगर कोई इमेज जो है वो वक्रता केंद्र सी, ठीक है, वक्रता केंद्र सी तथा वक्रता केंद्र सी पर है। देखो, वक्रता केंद्र सी पर आ गया। अब धीरे धीरे आते गया। पहले अनंत पर था, फिर वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में था। अब कहाँ पे आ गया? वक्रता केंद्र सी पर आ गया। ये देखो सी पे आ गया है। तो सी पे आ गया है ना, कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो जो इमेज है ना वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। मतलब वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। और वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर है तो समान आकार का बनेगा। और उल्टा और वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। कभी भी मैं बताई थी आपको, उल्टा रहेगा तो वास्तविक ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि वस्तु ए बी से एफ से दूर सी की ओर खिसकाओ। मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है इमेज। कहाँ पे है? वक्रता केंद्र जो सी था और ना फोकस के बीच में है इमेज। अब ठीक है, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में है इमेज, है ना। तो इसके बीच में कोई वस्तु है तो क्या होगा? इमेज कैसा बनेगा? इमेज अब दूर जाते जाएगा। मतलब कि अब क्या हो रहा है, अब वस्तु पास आती जा रही है तो हमको उसका इमेज जो है ना बड़ा दिखते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो बड़ा होते जाएगा ना, तो ए बी से एफ की ओर जा रही है। मतलब कि वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो क्या होगा? ये भी बीच में बनेगा। कहाँ पे बीच में बनेगा? वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बनेगा। और वस्तु दूर बड़ी होते जाएगी। वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बनेगा और बड़ा बनेगा, क्योंकि ज़्यादा पास आ गई। कोई वस्तु ज़्यादा पास आती है तो ज़्यादा बड़ा दिखता है।
और अगर ये बड़ा दिख रहा है तो अब यहाँ पे फिर से ये उल्टा और वास्तविक दिखेगा। कैसा दिखेगा? उल्टा और वास्तविक दिखेगा, उल्टा और वास्तविक दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे चित्र डी में हम देख पा रहे हैं। अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा इमेज और उल्टा और वास्तविक बनेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट पांचवा कंडीशन है, फोकस एफ पर है इमेज। अब देखो इमेज पास आते जा रही है और इमेज बड़ा होते जा रहा है, मतलब वस्तु पास आते जा रही है, इमेज बड़ा होते जा रहा है। तो फोकस एफ पर है अगर, ठीक है, कोई इमेज अगर फोकस एफ पर है ना, तो वो कहाँ पे बनेगा इमेज? फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, मतलब और दूर हो। फोकस पर है, पहले अनंत पर था तो फोकस पे बना था। अब इमेजेस मतलब जो वस्तु जो है वो एफ पर आ गया तो इमेज वो अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है, उल्टा और वास्तविक बनेगा, जैसे कि आप सी में देख सकते हैं, यहाँ पे ई में, चित्र ई में देख सकते हैं। उसी तरीके से अब और उसको ले गए, ठीक है, इमेज को। अब देखो अनंत तक तो चला गया, मतलब बहुत दूर तक तो इमेज चला गया। अब डायरेक्ट क्या करें, इमेज को बहुत पास ला दिए। फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच, पी ये पोल था, मैं बताई थी कि सेंटर था, और फोकस के बीच में ही इमेज, मतलब इमेज एकदम काफ़ी पास में है। इमेज जब काफ़ी पास हो जाता है ना, तो ना इमेज हमारा ना जो प्रतिबिंब जो है ना, वो सीधा और आभासी बनने लग जाता है। कभी भी कोई प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है ना, तो वो आभासी ही बनेगा। सीधा बनता है तो वो आभासी ही बनेगा, और बाकी सब में उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो अब ये फोकस तथा ध्रुव के बीच में है ना, मतलब वस्तु बहुत पास में है हमारे, तो जो इमेज बनेगा ना वो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा और आभासी बनेगा, जैसे इस इमेज में दिखाया जा रहा है। बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी है और इमेजेस हमारी बहुत पास में है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की पूरी आकृति प्रकृति सब बता दी मैं आपको। नेक्स्ट है परीक्षा की दृष्टि से, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना प्रकाश के किस गुण का परिणाम है? तो व्यतिकरण व बहुलित परावर्तन का परिणाम है। व्यतिकरण और बहुलित परावर्तन का परिणाम है। तो ये किस चीज़ का परिणाम है? व्यतिकरण व बहुलित परावर्तन का परिणाम है। प्रकाश के रंग का निर्धारण क्या है? तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ही निर्धारित करता है, मतलब वेवलेंथ वो कितना दूर तक जाने वाला है यही निर्धारित करता है, प्रकाश के रंग का निर्धारण करता है। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कांच ग्लास में किस रंग के प्रकाश की किरण की गति सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग के प्रकाश में ना, देखो गति सबसे कम होती है बोल रहे हैं ना, और वैसे भी बैगनी रंग की गति तो कम ही होती है, लेकिन कांच ग्लास में किस रंग के प्रकाश की किरण सबसे कम गति होती है? तो ये बैगनी रंग के प्रकाश की होती है। ऐसी तरंग जिनका ध्रुवण नहीं हो सकता क्या कहलाता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रकाश का ध्रुवण होता है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, और जिसका ध्रुवण नहीं हो सकता, मतलब पोलराइजेशन नहीं हो सकता, वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। लाल और पीक और ब्लू को मिला देने से कौन सा रंग बनता है? तो सफ़ेद रंग बनता है, ठीक है। लाल और पीका ब्लू को मिला देने से कौन सा रंग बनता है? तो सफ़ेद रंग बनता है। मैंने पिछले आपको बताया था पिछले क्लास में कि किस तरीके से रंग का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करने में सक्षम होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके आगे बढ़ने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं तो प्रकाश हमारे अर्थ तक पहुँच ही नहीं पाता। नेक्स्ट है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। दर्पण में देखने पर हमें अपनी तथा अन्य वस्तुओं की आकृति दिखाई पड़ती है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जो दिखता है हमको उसको प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब ना दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब रियल और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल। आभासी कैसा होता है? हमेशा वास्तविक कैसा होता है? उल्टा बनता है। और आभासी कैसा बनता है? सीधा बनता है। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज होता है, ठीक है। मतलब किरणें जो है ना परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात ना जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु का क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज होता है। और इमेजिनरी वर्चुअल प्रतिबिंब क्या होता है? इसी प्रकार बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली, ठीक है,
यहाँ पे बिंदु से चलने वाली थी वहाँ पे, और यहाँ पे बिंदु वस्तु मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन, यहाँ पे भी परावर्तन अपवर्तन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बस चल रहा है बिंदु वस्तु से। अपवर्तन, परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती या आती हुई प्रतीत होती है, फैलती या आती हुई प्रतीत होती है, यह वह उस बिंदु का ना आभासी या वर्चुअल प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? आभासी व वर्चुअल प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को ना पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ये फैलती या आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, ये हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, जबकि आभासी प्रतिबिंब ना सदैव क्या होते हैं? सीधे बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। परिदर्शी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ना यह दूर की वस्तु को देखने हेतु समतल दर्पणों से निर्मित एक युक्ति होती है, जिसका निर्माण किससे होता है? समतल दर्पण से निर्माण इसका किया जाता है, जिसमें दोनों दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। कैसे होते हैं? 45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। इनके परावर्तन तल आमने सामने होते हैं। परावर्तक तल कैसे होते हैं? आमने सामने होते हैं, 45 डिग्री के कोण पे झुके होते हैं, और ऊपरी तल पर ना आपतित किरणें, अब कोई किरणें आई, ऐसे आई, फिर परावर्तित हो गई, और फिर ऐसे करके आवृद्धिष्टा की आंखों तक पहुंच जाती है, परावर्तित हो के 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है, 45 डिग्री वैसे भी ऐसा होता है। ठीक है, तो परावर्तित ये 90 डिग्री है, आधा 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात ना निचले तल पर पड़ती है, और पुनः परावर्तन के पश्चात ना दृष्टा की आंखों तक पहुंचती है। इसका प्रयोग मुख्यतः युद्ध के समय बंकर में जो छिपे सैनिक है ना, युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिक वो करते हैं। ठीक है, और इसकी सहायता से खुद सामने आए बिना ना दूर की स्थित दुश्मनों की ना गतिविधियों पर ये क्या करते हैं? नज़र रखते हैं। पनडुब्बी सबमरीन में भी इसकी सहायता से जल के सतह पर हो रही गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। ठीक है, उस पनडुब्बी सबमरीन में भी ना इसकी सहायता से जल के सतह पर ना हो रही गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। तो पनडुब्बी में भी काम आता है ये, और युद्ध में छिपे बंकर में छिपे सैनिक भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई बाहर आए बिना लोगों को, मतलब अपने जो अपोजिशन है, जो वो है, उनको देखने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखते हैं बहुरूपदर्शी क्या होता है। कैलियोडोस्कोप। ठीक है, कैलियोडोस्कोप बहुरूपदर्शी। ठीक है, ये बहुत सारे रूप दिखाता है। जैसे कैसे? इसमें ना समान लंबाई व चौड़ाई के ना 3 आयताकार समतल दर्पण होते हैं। 3 दर्पण हैं समतल दर्पण, और एक दूसरे से ना 60 डिग्री कोण पर झुके हुए। उसमें 45 डिग्री था, इसमें ना 60 डिग्री के कोण पे ये झुके हुए हैं। ठीक है, और दर्पणों द्वारा घिरे स्थान में कुछ रंगीन कांच के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। अब 3 दर्पण हैं जो 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, और उसमें ना कुछ रंगीन कांच के टुकड़े डाल दिए गए। अब डाल दिए गए, अब इसे ना एक मोटी नली के अंदर फिट कर दिया गया। एक मोटी नली है, इसमें ना एक इसके अंदर मोटी नली फिट कर दिया गया। 3 समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, और कुछ रंगीन कांच के टुकड़े उसमें डाल दिए गए, और मोटी नली के अंदर ना इसको सबको फिट कर दिया गया। नली के एक सिरे पर घी से शीशे का टुकड़ा, थोड़ा सा स्क्रैचिंग वाला शीशा का टुकड़ा डाल दिया गया, वो दूसरे सिरे पर ना गोलाकार पारदर्शी टुकड़ा लगा दिया गया। गोलाकार पारदर्शी ट्रांसपेरेंट टुकड़ा लगा देते हैं। पारदर्शक शीशे, वही पारदर्शक शीशे से इंसान देखेगा ना, तो पारदर्शक शीशे की तरफ से देखने पर है ना, नीचे घिसा हुआ टुकड़ा है, और 60 डिग्री कोण में 3 दर्पण लगा दिया गया है, और कुछ चमकीले पदार्थ डाल दिए गए हैं। अब जो पारदर्शी उसमें से है, उसमें से अब अगर आप देखेगा इंसान तरफ से देखने पर ना रंगीन आकृतियाँ दिखाई देती है, कुछ चमकीली टाइप की। अब नली को जैसे हम घुमाते हैं ना, तो उसमें ना आकृति के रंग व आकार में ना बदलाव होता है। चमकता में बदलाव, मतलब चमकता है और बदलाव होता है, रंग व आकार में बदलाव होता है। यह संयोजन बच्चों के ना मनोरंजन हेतु खेलने के काम आता है। क्या काम आता है? बच्चों के ना खेलने के काम आता है। तो बहुरूपदर्शी या कैलियोडोस्कोप ना ये बच्चों के खेलने के काम आता है। समझ आ गया? 3 दर्पण इसमें लगाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो बहुरूपदर्शी कैलियोडोस्कोप हमने अभी पढ़ा है।
दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, दोनों के बीच एक वस्तु रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो देखो इसका ना फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब की संख्या अगर हमको निकालनी है तो 360 अपॉन जितना 90 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 रख देंगे, -1 कर देंगे, मतलब कि 360 अपॉन 90 -1 कर देंगे और इसको काट देंगे, 0 0 कट गया है ना, 9 4 36, ठीक है, और ये 4 -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 प्रतिबिंब इसके दिखेंगे। वैसे ही अगर 60 होता तो 6 6 36, ठीक है, 6 -1, ठीक है, तो कितना हो जाता, 5 प्रतिबिंब हो जाता। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। एक अवतल दर्पण है, ठीक है, उसके वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल से कौन सा दर्पण लगा होता है, जैसे कि स्कूटी के बगल में जो लगा रहता है ना, और कार के जो बगल में जो देखते हैं पीछे का, ठीक है, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण क्या करता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है ना उसको थोड़ा छोटा करके दिखाता है, ठीक है, तो हमको पीछे ज़्यादा एरिया को कवर करना रहता है, तो इसलिए हम वहाँ पे उत्तल दर्पण लगाते हैं, क्योंकि हमको छोटा दिखाना है बट बहुत सारे एरिया को कवर करना है, इसलिए हम कभी भी उत्तल दर्पण लगाते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दाढ़ी बनाने हेतु किस दर्पण का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण, क्योंकि और जैसे कि दाढ़ी बनाने के लिए और ब्यूटी पार्लर वगैरह में, है ना, तो वो सब के लिए हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको अपने चेहरा को बड़ा करके देखना रहता है, क्योंकि अगर कोई बड़ा करके देखेंगे तो वो स्पष्ट दिखाई देगा, कोई भी जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से दिखेगा, तो इसलिए वहाँ पे अवतल दर्पण लगा होता है। धूपी छाते मतलब सन अम्ब्रेला में ऊपर की सतह किस रंग की होनी चाहिए, तो सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, हमने इसके बारे में पढ़ा है पहले प्रीवियस क्लास में, अगर नहीं देखा है तो पुराने वीडियोस को जाके देखिए आप। तो जो वाइट कलर होता है ना, प्रकाश को पूरी तरीके से परावर्तित कर देता है, तो परावर्तित कर देता है तो क्या होता है कि हम वो गर्मी को ऑब्जर्व नहीं करता, तो वही उपयुक्त होता है हमारे लिए। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है, तो अवतल दर्पण की सहायता से, ठीक है, अवतल दर्पण की सहायता से ना सूर्य से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। क्या समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव है, नहीं संभव है, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव नहीं है। क्या समतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरण एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है, नहीं ले सकता, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरण एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप नहीं ले सकता। दर्पण बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का एक तरफ लेप लगाया जाता है, किसका, ये इंपॉर्टेंट है, IAS में आया था, AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट का ना लेप लगाया जाता है पीछे तरफ में, ठीक है, तो फिर वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।